समसूत्री विभाजन के बारे में अब हम देखेंगे। तो समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में होता है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे परिकलन विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रक विभाजन। और पूर्वावस्था के पूर्व में गुणसूत्र का घनीभवन होता है, घनीभवन होना आरंभ होता है, और वो पतले और नाजुक धागे के समान मोटे होते जाते हैं। फिर पूर्वावस्था की स्थिति आती है, तो उस समय क्या होता है कि यह गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं, और प्राणी कोशिका में तारक केंद्र द्विगुणित होते हैं तथा कोशिका के दोनों सिरों की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं, और केंद्र का आवरण और केंद्रिका यहाँ पर लुप्त होने लगती है। ठीक है, तो ये आपको पूर्वावस्था में दिखाई देगी। फिर उसके बाद एक और चीज़, द्विगुणित तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर एक स्पिंडल के आकार की आकृति भी बनाते हैं। फिर आता है मध्यावस्था। तो ये मध्यावस्था में क्या है तो वो देखते हैं। तो सभी गुणसूत्र का घनीभवन हो जाता है, और प्रत्येक गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और सभी गुणसूत्र कोशिका समतल प्रतल में दिखाई देते हैं, और दोनों तारक केंद्र तथा प्रत्येक गुणसूत्र के साथ मध्य लचीले प्रथीन के धागे का निर्माण होता है, और केंद्र का आवरण पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद में जो स्थिति आती है वह पश्चावस्था आती है। तो इस पश्चावस्था में तुर्क तंतु की सहायता से प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, और एक प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशाओं में जाती है, जिन्हें संतति गुणसूत्र भी कहते हैं। यह गुणसूत्र केले के तने के समान दिखाई देते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्रों के दो समूह कोशिका दोनों सिरों पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में जो स्थिति आती है अंत्यावस्था। इस अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए प्रत्येक गुणसूत्र का घनीभवन नष्ट होने लगता है, और प्रत्येक गुणसूत्र पुनः पतले लचीले धागे के समान अदृश्य होते हैं, और एक कोशिका में 2 संतति केंद्र निर्मित हो जाती है, और तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। केंद्र का विभाजन पूर्ण होता है, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है। परिकलन विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन देखते हैं। इसमें प्राणी कोशिका में कोशिका के मध्य समतल प्रतल के समांतर खांच निर्मित होती है, और धीरे धीरे गहराती जाती है, और अंत में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। और जब हम वनस्पति कोशिका के अंदर जाएंगे, तो वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य के मध्य में एक कोशिका पटल का निर्माण होता है, और इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होने पर 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। ये कहाँ होता है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये शरीर के क्षतिपूर्ति तथा मरम्मत के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर का घाव भरने के लिए यह आवश्यक है। तो समसूत्री विभाजन इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, और किस तरह यह कार्य करता है। ठीक है, ओके।